हेलो एवरीवन, आज हम क्लास +2 में इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और इकोलॉजी की डेफिनेशन करने से पहले आप मुझे बताएं कि क्या इस अर्थ के ऊपर अकेला ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। सभी का आंसर होगा नो, क्योंकि अकेला ऑर्गेनिज्म अपनी जरूरतें अकेला पूरी नहीं कर सकता। उसे इस एनवायरमेंट के लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। तो यस, इकोलॉजी की डेफिनेशन भी कुछ कुछ इसी से जुड़ी हुई है। तो इकोलॉजी क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द interaction among the organisms and between the organisms and its environment। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई कि ऑर्गेनिज्म अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, तो उसको जरूरत पड़ेगी इंटरेक्ट करने की। किससे? अमंग द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की आपस में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, उसकी अपने एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन जरूरी है, तभी ऑर्गेनिजम्स इस धरती पर सर्वाइव कर सकेंगे। तो यस, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इकोलॉजी जो सबसे पहले टर्म हमें दी थी, कौन से साइंटिस्ट थे वो? उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। यस, दिस इज द सेम साइंटिस्ट जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगाई। तो इन साइंटिस्ट ने इकोलॉजी की टर्म भी दी थी एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दी थी। एंड द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया इज रामदेव मिश्रा। ओके, he is known as the father of ecology in India। अब हम पढ़ेंगे बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों पढ़ रहे हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है कि जो स्मॉलर यूनिट्स होती है वो कैसे सीक्वेंस वाइज अरेंज होती है और एक लार्जर यूनिट बना देती है। लाइक सबसे स्मॉलर यूनिट यहाँ पर है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स मींस जैसे माइक्रो मिलकर के मैक्रोमोलिक्यूल्स बना देती हैं, और फिर ये मिलकर के बना देते हैं सेल्स, सेल्स मिलकर के बना देते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर के बना देते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलकर के बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जब बन जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म इट इज द बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे पहले वाले जो है ये स्मॉलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल यूनिट्स हैं, ये कैसे सीक्वेंस में अरेंज है और कैसे ये धीरे धीरे असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रही है। ऑर्गेनिज्म का जो फिर जो ग्रुप होता है वो मिलकर के बनाता है पॉपुलेशन। ठीक है, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, जैसे ह्यूमन है, बहुत सारे ह्यूमन हम मिलकर के बनाते हैं पॉपुलेशन, जो एक कॉमन एरिया में रह रहे हैं। अब बहुत सारे पॉपुलेशन मिलकर के बनाते हैं कम्युनिटी, मतलब अब डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप, जैसे ह्यूमन के साथ हमारे काऊ, कैट, डॉग और प्लांट्स हैं, तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है ये सब एक एरिया में रहते हैं, तो वो बनाते हैं मिलकर के कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी मिलकर के बनाते हैं इकोसिस्टम। अब जिस एरिया के अंदर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसके साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी है, एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, तो लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट मिलकर के बना देते हैं इकोसिस्टम। अब डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम मिलकर के बना देते हैं बायोम, और बायोम मिलकर के बना देते हैं बायोस्फीयर। तो ये सबसे लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनिज्म के बाद जो ये लेवल है ये सारे हायर लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है, और ऑर्गेनिज्म से जो पहले वाले थे ये सब लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखा कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर में ये चीज बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो यहां पर हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म की, जो कि बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनिज्म हमारे एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के एक पर्टिकुलर हैबिटेट पे रहता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस जहां पर वो रहता है, जिसका एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट होगा,
पर्टिकुलर एनवायरमेंट होगा उस जगह का एक, और इस एनवायरमेंट के दो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड द एबायोटिक इट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट. तो कैसे ये ऑर्गेनिज्म अपने लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और कैसे वो एबायोटिक के साथ, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. बायोटिक में हमें पता ही है प्लांट्स, एनिमल्स, इवन डीकंपोजर्स भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं. एबायोटिक के अंदर टेम्परेचर, सॉइल, लाइट, वाटर, ये सारे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है. तो कैसे ये ऑर्गेनिज्म अपने बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी कि लिविंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसमें हम पढ़ेंगे पैरासिटिज्म, प्रीडेटर्स, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन. ठीक है. और एबायोटिक फैक्टर्स में जैसे टेम्परेचर, सॉइल, लाइट, वाटर, हर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट लाइट पीरियड और वाटर इनकी जरूरत पड़ती है. तो एबायोटिक फैक्टर्स को भी हम डिटेल में करेंगे, और ये जो बायोटिक फैक्टर्स है इनको भी हम, जो लिविंग के साथ रिलेशनशिप है उसको भी हम डिटेल में करेंगे. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर से. एबायोटिक फैक्टर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की, कि कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को. तो टेम्परेचर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर. हमारी अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो वेरी करता रहता है. कैसे वेरी कर रहा है ये, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ये इक्वेटर रीजन है और ये दो पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये सन है, तो सन की जो रेज जा रही है वो वर्टिकली और स्ट्रेट रेज है इक्वेटर रीजन के ऊपर. इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा वार्मर होता है. और इसकी जो ऑब्लिक, सन की जो ऑब्लिक रेज यानी कि इस तरह से जो जा रही है, यहां पर जो टेम्परेचर होगा और यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो एज कंपेयर टू इक्वेटर रीजन क्या होगा, लो. यहां पर लोवेस्ट और यहां पर लो. ठीक है. जो इक्वेटर यहां पर है, हमारे ज्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको मिलेंगे. यहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट और यहां पर ये पोलर रीजन. ठीक है. सेम इस तरीके से यहां पर तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थोड़े से वार्मर होते हैं. जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा लो होना शुरू हो जाता है. तो इस तरह से टेम्परेचर वेरी कर रहा है. ओके. इसके अलावा कुछ थर्मल स्प्रिंग्स एंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं जहां का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है. वहां पर भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो वहां पर ग्रो करते हैं. तो ऐसी अर्थ के ऊपर कोई जगह नहीं है जहां पर कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना रहता हो, चाहे कितना ही ज्यादा टेम्परेचर हो, चाहे कितना ही लो टेम्परेचर क्यों ना हो. और ये जो टेम्परेचर है ये हमारी वेजिटेशन, जो प्लांटेशन है, इन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है. जैसे आपको पता है जो मैंगो प्लांट है, मैंगो ये कभी भी आपको टेम्परेट रीजन के अंदर जो कंट्रीज आती हैं जैसे कनाडा और जो जर्मनी, यहाँ इन देशों में मैंगो ग्रो नहीं करता, क्योंकि मैंगो को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जो इन ठंडे इलाकों में नहीं होता. इस तरह से जैसे स्नो लेपर्ड है, ये आपको कभी भी केरला के फॉरेस्ट में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वहां पर वो टेम्परेचर नहीं है जहां ये अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर सके. इसी तरह से ट्यूना फिश है, ये भी आपको ओशन में एक पर्टिकुलर लेवल के बाद नहीं दिखाई देंगी, वाटर लेवल के बाद. इसका भी एक वाटर लेवल है जहां तक ये सरवाइव कर सकती हैं. तो इस तरह से हमने देखा अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टेम्परेचर को बियर करते हैं और उसी टेम्परेचर पर ही ग्रो करते हैं, अपनी एक्टिविटी शो करते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हमारे बॉडी में करते हैं, उन एंजाइम्स को भी कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है ताकि वो अपना काम अच्छे से और हाई एफिशिएंसी से कर सकें. अभी जो टेम्परेचर हम जो फैक्टर कर रहे हैं एबायोटिक फैक्टर, अलग अलग हैबिटेट पर ये टेम्परेचर वेरी करता है. ठीक है. तो जो ये टेम्परेचर टॉलरेंट एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं. जो
वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूरीथर्मल। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है जो लार्ज स्केल पर जो चेंजेस होते हैं, लार्ज स्केल चेंजेस इन टेम्परेचर, जैसे कभी टेम्परेचर 10 डिग्री है, कभी 15 डिग्री है, कभी 25, कभी 50 डिग्री भी हो जाता है। तो जो लगातार ये वेरिएशन आ रही है टेम्परेचर के अंदर, उस टेम्परेचर को जो टॉलरेट कर पाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर आप देखोगे ह्यूमन, डॉग, कैट, मंकी, ये हर मौसम में आपको दिखाई देंगे, मतलब हर तरह के टेम्परेचर को ये बियर कर सकते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो बियर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, उनको यूरीथर्मल बोलते हैं। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज का मतलब यहाँ पर है कि पूरे साल एक जैसा टेम्परेचर रहना, यानी कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर के अंदर ही जो ग्रो करते हैं, यूनिफॉर्म टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर पाते हैं। नैरो रेंज मतलब उससे अगर थोड़ी ज्यादा कम हो गई तो वो एनिमल्स ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो टॉलरेट करते हैं उनको हम बोलते हैं स्टीनोथर्मल। इसके अंदर आ जाते हैं ज्यादातर प्लांट्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स, ये सारे आ जाते हैं स्टीनोथर्मल के अंदर। जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, मतलब हर तरह का टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं, ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंड, कैसे टॉलरेट कर पाते हैं वो? क्यों? इनके अंदर होती है एक प्रॉपर्टी जिसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर क्या होती है, होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी। इट इज द प्रॉपर्टी और एबिलिटी टू मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। ठीक है, कैसे? इनमें ही क्यों है, इनके अंदर क्यों नहीं है ये? क्योंकि इतने सालों से जो इवोल्यूशन हुआ है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया है, डेवलप कर लिया है, जिस वजह से टेम्परेचर वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ढाल पा रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इन्हीं में क्यों होती है? जैसे ह्यूमन है, कुछ मैमल्स और कुछ बर्ड्स में ही आपको मिलेंगी ये प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास होती है। बाकी ये जो है, ये ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्यों नहीं बियर कर पाते? क्योंकि इनके पास इनफ एनर्जी नहीं होती है टू टॉलरेट द टेम्परेचर। ये प्रॉपर्टी इन मैमल्स और कुछ बर्ड्स के अंदर कैसे डेवलप हुई? ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, और हम इसमें कुछ और भी, जैसे आर्टिफिशियल तरीके से भी हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। इनको मैं डिटेल में बताऊं। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कैसे ह्यूमन ने अपने अंदर डेवलप की? फिजियोलॉजिकल के अंदर आते हैं, जैसे कि ज्यादा गर्मी होती है तो स्वेटनिंग होने लग जाती है। तो ये स्वेटनिंग क्या करती है? हमारी बॉडी को कूल डाउन कर देती है। जो टेम्परेचर बढ़ जाता है एकदम से, वो स्वेटनिंग आने के बाद कूल डाउन हो जाता है, तो वापस से नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस पे आ गया हमारा टेम्परेचर। और विंटर के दौरान क्या होता है, हम शिवरिंग करते हैं। ये शिवरिंग भी क्या होती है? एक तरह की एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है हमारी, तो फिर से वही टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये होते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन जो मैमल्स और कुछ बर्ड के अंदर होती है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन भी होती है। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में आता है, जैसे बर्ड्स हैं उनके ऊपर फेदर्स होते हैं, व्हेल है, सील है, उनके अंदर ब्लबर होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं और हेयर्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं? इंसुलेटर का काम करते हैं, जो बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते। तो ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, जिस वजह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख पा रहे हैं। नेक्स्ट होते हैं एक आर्टिफिशियल तरीके से। अब जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको ज्यादा गर्मी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा गर्मियों में एसी अफोर्ड कर लेते हैं। तो घर में एसी, कार में एसी, और फिर ऑफिस में जाते हैं वहां पर भी एसी। तो इससे क्या कर रहे हैं, वो अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं। ऐसे ही सर्दियों में हीटर वगैरह का यूज करते हैं, ज्यादा ठंड लग रही है तो हम हीटर यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे बॉडी फिर से जो टेम्परेचर है वो फिर से रेगुलेट हो जाता है। ये होते हैं आर्टिफिशियल मेथड से। बाकी फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन तो नेचुरली ही होती है हमारी बॉडी में। इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये होते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स।
ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, और दे आर दी रेगुलेटर्स, इनको हम रेगुलेटर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, इसीलिए इनको रेगुलेटर भी बोला जाता है। अब सेकेंड थिंग, जो ये मैंने स्टीनोथर्मल अभी बताए हैं, जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव करते हैं, इनमें आते हैं ज्यादातर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एक्टोथर्मल भी बोला जाता है इनको। फिर ये ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, फिर सराउंडिंग में सर्वाइव तो कर ही रहे हैं, ठीक है, कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, इनके अंदर भी कुछ ऐसी बिहेवियर एडेप्टेशंस होती हैं जिस वजह से ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हाइबरनेशन, जैसे बियर है और कुछ और ऐसे एनिमल्स होते हैं, लिजर्ड है, ये विंटर के दौरान क्या हो जाती है, हाइबरनेट, इट मींस विंटर स्लीप, विंटर का टाइम जब तक रहेगा ये इनएक्टिव हो जाएंगे, ये अपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिसमें एनर्जी का यूज हो, तो ये क्या करेंगे, रेस्ट मोड पर चले जाएंगे। बियर है वो बरो बना लेगा, बरो में रहने लग जाएगा, लिजर्ड है वो कहीं छुप जाएगी ताकि वो सरवाइव कर पाए। इस तरह से एस्टिवेशन होता है, समर स्लीप बोलते हैं। कुछ फिशेस, स्नेल्स वो समर में इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट उनके लिए अनफेवरेबल है कोई भी काम करने के लिए। तीसरा हमारे पास होता है माइग्रेशन। बर्ड्स होते हैं वो जैसे ही अनफेवरेबल या स्ट्रेसफुल कंडीशन आई, बहुत ज्यादा विंटर आ जाते हैं, जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, जैसे विंटर आई तो ये माइग्रेट कर जाएंगे उस जगह से, और कहाँ चले जाएंगे, थोड़े वार्मर प्लेसेस पर, जैसे साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं, वो भरतपुर राजस्थान में थोड़े टाइम तक रहते हैं। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है इनकी जगह पर, तो ये वापस से वहां पर आ जाएंगे। तो थोड़े अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से बचने के लिए क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जैसे हम लोगों में होता है, गर्मियां आती हैं तो हम लोग शिमला, मनाली की तरफ चले जाते हैं तो गर्मी की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और फिर इसमें और भी होता है, जैसे डायपोज सुना होगा आपने, थोड़े टाइम के लिए अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं। इसके अंदर आते हैं ज्यादातर जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो डायपोज हो जाते हैं, पोज मतलब थोड़े टाइम के लिए रुक जाएंगे, अपनी एक्टिविटी को रोक देंगे। ऐसी सीड होती है वो अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट हो जाती है, जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो जर्मिनेट हो जाएगी। तो इन्हीं एडेप्टेशंस की वजह से ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो इनको हम कन्फॉर्मर्स भी बोलते हैं। कन्फॉर्मर्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, बाहर कम है तो कम हो जाएगा। ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, इसीलिए कन्फॉर्मर्स होते हैं। इनके अंदर एडेप्टेशंस होती हैं, जैसे बताया मैंने, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन या सस्पेंड कर देना अपनी एक्टिविटी को। ये सारी चीजें ये कन्फॉर्मर्स अपने आप को सर्वाइव करने के लिए करते हैं। तो कन्फॉर्मर्स आ जाएंगे इस कैटेगरी में। तो जितने भी प्लांट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स है कुछ, वो कन्फॉर्मर्स कैटेगरी में आ जाते हैं। अब प्लांट्स है बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में भी है, बहुत ज़्यादा हॉट रीजन के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी बार्क जो होती है उनकी थिक होती है, थिक क्यूटिकल होती है, और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस वजह से वाटर लॉस होगा ट्रांसपिरेशन के दौरान, उस वजह से प्लांट की बॉडी कूल डाउन होगी उतनी ही फास्ट। इस तरह से बहुत सारे कोल्ड एरिया होते हैं जहाँ पर प्लांट्स पूरा टाइम सर्वाइव करते हैं, क्योंकि पूरा टाइम वहाँ पर ठंड रहती है। तो वो प्लांट्स अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को ढाल लेते हैं बाय मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, जिस वजह से वो कोल्ड एरिया के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर टॉपिक। नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर्स हमारे बच गए हैं, लाइट, वाटर, सॉइल, और जो कुछ एडेप्टेशंस बच गई हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे।